Bismillahirrahmanirrahim. So, in the reference of Introduction to Business Finance, we are going to discuss some other relevant points here. The first point is the different forms of business organization. Basically, जब हम business finance की बात करते हैं तो वैसे तो finance is part of every type of organization. बट यहाँ पे हम इस मॉड्यूल में जब भी बिजनेस फाइनेंस की या फाइनेंस की बात करेंगे तो टिपिकली हम एक कॉरपोरेशन की बात करेंगे, कंपनी की बात करेंगे। वजह इसकी ये है कि जो अब ज़्यादा डिटेल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें ज़्यादा लीगैलिटीज़ हैं, जिसमें ऑप्शन ज़्यादा हैं फंक्शंस परफॉर्म करने की। फंक्शन मींस के बिज़नेस के पास पैसा कंपैरेटिवली बाकी दो टाइप से ज़्यादा है कि वो ज़्यादा मैस लेवल पे बिज़नेस कर सकता है, और ये कि इसमें चूँकि पैसा किसी और का है और काम कोई और कर रहा है, इसलिए भी तो बहुत सारे हवालों से कॉरपोरेशन इम्पॉर्टेंट है डिस्कस करने के हवाले से। और अगर आप कॉरपोरेशन को डिस्कस कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं, तो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप ऑलरेडी आप उसके साथ डील कर सकते हैं। तो पार्टनरशिप इज़ बिट डिफरेंट इन सम एस्पेक्ट्स, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के हवाले से भी, और पार्टनर्स के एंटर और एग्जिट करने के हवाले से भी, लेकिन स्टिल मेन पार्ट्स हमारे पास सेम है। सो प्रिसाइजली आई बिलीव ये जो टाइप्स हैं बिजनेस की, ये भी आप ऑलरेडी इंट्रोडक्शन टू बिजनेस या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इस तरह के किसी सब्जेक्ट के अंदर या बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैं प्रिसाइजली रिपीट कर देता हूँ। हम यहाँ पे इनको देख लेते हैं कैपिटल के हवाले से कि कैपिटल कौन लेकर आता है। कैपिटल हम कहते हैं द अमाउंट और द रिसोर्सेज विद विच यू स्टार्ट अ बिजनेस, राइट। आपके पास बिल्डिंग है, आप उस बिल्डिंग से बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। आपके पास बिल्डिंग और कार है, आप उसके साथ बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। आपके पास बिल्डिंग, कार और 50 लाख रुपए हैं, आप उसके साथ बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। आपके पास खाली 50 लाख रुपए हैं, आप उसके साथ बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। तो बिजनेस स्टार्ट करते वक्त व्हाट यू इन्वेस्टेड टू स्टार्ट द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल, राइट। उसके बाद आप जितना जितना ऐड करते जाते हैं अपने पास से, फिर उसको आप डिफरेंट नाम डिफरेंट बुक्स में आपको मिल जाएंगे। उसको फर्दर कैपिटल भी कहते हैं, फ्रेश कैपिटल भी कहते हैं, एडिशनल कैपिटल भी कहते हैं। बहरहाल है वो कैपिटल ही। जो भी ऑनर बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा दैट इज नोन एज कैपिटल। तो सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब है कि ऐसा बिजनेस है जिसमें एक ही बंदे ने पैसा लगाया हुआ है, उसने अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज लगाए हैं। अब वो बिजनेस चल रहा है तो उसका प्रॉफिट है, अगर वो बिजनेस लॉस में है तो उसका लॉस है। बिजनेस की लायबिलिटीज उसकी लायबिलिटीज हैं, बिजनेस के एसेट्स उसके एसेट्स हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। इसको सोल ऑनरशिप भी कहते हैं कि एक ही बंदा ऑन करता है इसको। देन पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप इज डिफरेंट फ्रॉम सोल प्रोप्राइटरशिप इन द सेंस दैट हियर वी हैव मोर देन वन ऑनर्स। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही ऑनर होता है, पार्टनरशिप में एक से ज़्यादा लोग मिलकर पैसा लगाते हैं और फिर बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसको मैनेज करते हैं। आप लोगों ने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट या इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनर्स पढ़ी होंगी, तो मैं इस डिटेल में नहीं जाता कि टाइप्स क्या होंगी, वो हमारे यहाँ पे मुतमईन नज़र भी नहीं है, हम उसको डिस्कस करने की हमें ज़रूरत भी नहीं है। देन वी हैव फाइनली कॉरपोरेशन, जिसको आप कहते हैं कंपनी, ठीक है। जो कंपनी है ना, अब ये इस हवाले से बिल्कुल यूनिक है कि ऊपर दो से डिफरेंट है कि यहाँ पे पैसा कोई और लगाता है और बिजनेस करता कोई और है। यानी लोगों का पैसा होगा और आपके जो मैनेजर्स हैं बिजनेस के, वो उस पैसे को मैनेज कर रहे होंगे। डिसीजन वो लेंगे उस पैसे पे कि इसको कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, कब इन्वेस्ट करना है, इसको एक्सपैंड करना है या इसके किसी यूनिट को शट डाउन करना है। सारे डिसीजन मेकिंग मैनेजर्स करेंगे, वो लोग करेंगे जिनका अपना पैसा नहीं लगा हुआ, ठीक है। तो बेसिकली कॉर्पोरेशन के अंदर ये होता है कि वो शेयर्स इशू करता है स्टॉक मार्केट के अंदर, और हम उन शेयर्स को परचेज करते हैं। और जब हम शेयर्स को परचेज करते हैं तो कंपनी के पास पैसा चला जाता है और हमारे पास उतने की ऑनरशिप आ जाती है, ठीक है। लाइक मैं कहता हूँ कि एक कंपनी, लेट्स से जस्ट टू सिंप्लीफाई इट, आई एम पुटिंग द फिगर, एक कंपनी 1 मिलियन से स्टार्ट हुई है, 10 लाख से, ठीक है। और उसमें से 50,000 के शेयर्स मैंने खरीदे हैं, या जस्ट टू कीप इट सिंपल 1 लाख के शेयर्स मैंने खरीदे हैं, तो मैं कंपनी के 10% का ऑनर हूँ।
कंपनी के 10% शेयर्स का ऑनर हूँ। ठीक है, टोटल 10 लाख के शेयर्स उन्होंने इशू किया, उसमें से 1 लाख के मैंने खरीद लिए, तो कंपनी के 10% शेयर्स का मैं ऑनर हूँ। इसका मतलब है कि मेरे जो पैसे 1 लाख लगा हुआ है अंदर, कंपनी उसको मैनेज कर रही है, लेकिन है वो मेरा। अब कंपनी को अगर साल बाद प्रॉफिट होता है 1 लाख का, तो उसमें से 10% बिलोंग्स टू मी, यानी कि 1 लाख में से 10,000 रुपये मेरा प्रॉफिट है। ठीक है, और अगर हम कहते हैं कि कंपनी को 1 साल बाद लॉस हो जाता है 1 लाख का, तो इसका मतलब है कि वो उस 1 लाख के लॉस में से 10,000 का लॉस बिलोंग्स टू मी, वो मैं बियर करूंगा अपनी इन्वेस्टमेंट पे। ये पॉइंट अगर क्लियर है तो मैं इसको फिर आगे लेके चलता हूँ डिस्कशन को, कि पैसा तो वो मेरा ही है, प्रॉफिट तो मेरा ही है और लॉस तो मेरा ही है, लेकिन मैं कंपनी से वो प्रॉफिट या लॉस क्लेम नहीं कर सकता कि मुझे दे दें, ये प्रॉफिट मेरा है तो 10,000 मुझे रहता है। ये कंपनी की मर्जी है कि कंपनी आपको प्रॉफिट दे या ना दे, ज्यादा दे या कम दे। तो कंपनी जब भी आपको प्रॉफिट देगी, उस प्रॉफिट को टेक्निकली भी कॉल डिविडेंड। शेयर जो हम परचेज करते हैं उस शेयर पे हमें डिविडेंड मिलता है, और वो डेफिनेटली इतनी ज़्यादा अमाउंट नहीं होती, वो थोड़ी होती है। वजह इसकी ये है कि कंपनी सारे का सारा प्रॉफिट अगर आप में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, इन्वेस्टर्स में, ऑनर्स में, जिन्होंने शेयर्स खरीदे हैं, तो कंपनी बिजनेस कहाँ से करेगी? बिजनेस एक्सपैंड कैसे होगा, डेवलप कैसे होगा? बिजनेस तो तब एक्सपैंड करता है ना कि जब आप पैसा लगाते हैं, फिर उसमें से कमाते हैं, फिर लगाते हैं, फिर कमाते हैं, फिर लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, देन री इन्वेस्ट करते हैं। So you keep reinvesting to expand the business, to flourish the business, to increase your profitability. फिर एक वक्त आता है कि आपका प्रॉफिट बहुत सारा हो जाता है। अगर सारी चीज़ें स्मूथ चल रही हैं तो आप अर्न करके दोबारा इन्वेस्ट करते हैं, तो ज़ाहिर बात है ज़्यादा पैसे होंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अगली दफ़ा वो भी इन्वेस्ट करते हैं तो और ज़्यादा पैसे होंगे तो और ज़्यादा प्रॉफिट होगा। सो दिस इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि आप किस तरह से सारे सर्कल को लेके चलते हैं। हाँ, हमारे पास ये ऑप्शन ज़रूर होता है कि हम अगर अपनी इन्वेस्टमेंट वापस लेना चाहते हैं, तो जो शेयर्स हमने ख़रीदे हैं उन शेयर्स को हम मार्केट में सेल करते हैं। उस मार्केट को हम कहते हैं स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट के अंदर हम शेयर्स को सेल कर सकते हैं जब भी हमारा दिल करे, और अपने पैसे वापस ले सकते हैं। यानी कि अगर हमने एक शेयर ख़रीदा 100 रुपये का अलग से, तो सारी उम्र से 100 रुपये का नहीं रहना। अगर तो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो उस शेयर की प्राइस भी बढ़ती जाएगी कि अच्छा ये कंपनी तो बड़ी अच्छी चल रही है, इसकी प्राइस बढ़ जाएगी। तो आपका 100 रुपये का शेयर हो सकता है कि 1 साल बाद, 2 साल बाद या कुछ महीने बाद ही 1,000 रुपये का हो जाए। तो आप उसको मार्केट में सेल करके जो 100 रुपये की आपकी इन्वेस्टमेंट थी, उस पर आपने 900 रुपये ऊपर ले लिया। ठीक है, 100 रुपये की इन्वेस्टमेंट पे पलट के आपके पास 1,000 रुपये आ गया। और अगर आप अपने पास ही वो रखते हैं, तो वक्त के साथ साथ अगले साल हो सकता है वो 1500 का हो जाए, 1800 का हो जाए, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ती जाएगी। आप इसको एक और मतलब यानी कि अगर हम बिल्कुल ही एक टिपिकल से एग्जांपल इसके लिए लेना चाहें, तो हम कह रहे थे कि हम एक जगह ज़मीन खरीद लेते हैं। ज़मीन हमने 50 लाख की खरीदी थी, अगले साल वो बढ़ के 70 लाख की हो गई, उससे अगले साल हो जाए वो 90 लाख की हो गई। ठीक है, लेकिन अचानक से ये हुआ कि कुछ गड़बड़ हुई, उसके साथ ही उस ज़मीन के साथ ही म्यूनसिपल कमेटी वालों ने अपना जो डंप स्टोर बना लिया कि कूड़ा यहाँ फेंका करेंगे, तो ज़मीन की वैल्यू 90 लाख से एकदम 30 लाख पे आ गई। ये भी हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट अनाउंस करे कि अब कोई हाईवे बन रही है और वो इसके पास से गुजरेगी, जैसे रिंग रोड है, तो वो अगर इसके पास से गुजरेगी तो उसकी प्राइस हो सकता है 90 लाख से एकदम 1.5 करोड़ पे चली जाए। तो मार्केट सिचुएशन के हिसाब से, आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से आपके शेयर की प्राइस बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। ये आपने, नाउ अगेन दिस इज योर फाइनेंशियल डिसीजन, ये आपने फोरकास्ट करना है, आपने अंदाज़ा लगाना है, आपने फोरसी करना है कि क्या इस शेयर की प्राइस फ्यूचर में बढ़ेगी या कम होगी। अगर तो बढ़ेगी, यू शुड कीप दैट शेयर विद यू, कि जब ज़्यादा हो जाए तब बेचो। एंड इफ यू फोरकास्ट कि इसकी प्राइस कम होगी, तो फिर आपको फौरन बेच जाना चाहिए कि इससे पहले कि कम हो जाए। ठहर के बेचेंगे तो कम पैसे मिलेंगे, अभी बेच देंगे तो अच्छे मिल जाएंगे। ठीक है, सो खैर ये डिस्कशन बहुत आगे चली गई टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से, बट दिस इज़ हाउ बिजनेस फाइनेंस, मतलब यानी कि एक चीज़, चूँकि चीज़ें सारी इंटरलिंक्ड हैं तो बहुत सारी चीज़ें ये खैर डिटेल में हाउ स्टॉक मार्केट से हम डिटेल में आगे भी देखेंगे इंशाल्लाह। ओके, ये आगे फिर इन्हीं के प्रॉपर्टीज़ हैं जी। सोल प्रोप्राइटरशिप एडवांटेजेस हैं जी। ईज़ ऑफ फॉर्मेशन, आपकी बहुत ज़्यादा लीगैलिटीज़ नहीं होती, यू डोंट वांट टू गेट इट रजिस्टर्ड विद एनी बॉडी।
आप बस बिजनेस स्टार्ट करें, जैसे आप शॉप लेके स्टोर शुरू कर देते हैं या कोई भी और आपका सोल पार्ट है, किसी भी नौयत का बिजनेस है। सब्जेक्ट टू फ्यू रेगुलेशंस डेफिनेटली टैक्सेस वगैरह तो आप पे अप्लाई होंगे। इसी तरीके से नो कॉप या आप कुछ इस तरह का काम कर रहे हैं कि जो मेडिसिन से रिलेटेड है, जो हेल्थ से रिलेटेड है, या कुछ और जैसे आप कह रहे हैं कि खाने पीने का आप कोई ढाबा ही स्टार्ट करते हैं, तो उस वक्त वो पार्टनरशिप आप अपने अकेले का पैसा लगाते हैं, लेकिन उस पर भी जो है वो ये जो हमारे फूड कंट्रोल कमेटीज़ हैं उनके रेगुलेशंस आएंगे, या वो जो आप देखते हैं कि सफाई का मयार वगैरह कैसा है, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज वो उसको सील कर देंगे। तो रेगुलेशंस वुड बी देयर, बट यू डोंट हैव टू गेट इट रजिस्टर्ड एज अ फुल फ्लेज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विद एनी रेगुलेटरी बॉडी। तो रेगुलेटरी बॉडी को एग्जिस्ट नहीं करती। नो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, इसको मैं लास्ट में कनेक्ट करूंगा कॉर्पोरेशन के साथ। दोबारा टैक्स आप पे करते हैं, एक टैक्स पे करते हैं। डिसएडवांटेजेस आर लिमिटेड लाइफ इसलिए क्योंकि एक तो आपके पास लिमिटेड फाइनेंस होता है, लिमिटेड पैसा होता है जो आप लगा सकते हैं। दूसरा ये कि बिजनेस ऑनर के लाइफ और उसकी सेहत के साथ कि वो कितना काम कर सकता है, कब तक कर सकता है, तो इस पर डिपेंड करता है। बट नो वंडर बहुत सारे सोल प्रोप्राइटरशिप ग्रो करते हैं और फिर वो कॉरपोरेशन बन जाते हैं। ठीक है, सो ऐसा नहीं है कि सोल प्रोप्राइटरशिप एज ए सोल प्रोप्राइटरशिप ही स्टार्ट होगा और ख़त्म हो जाएगा। देन वी हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी, जो बिजनेस के नाम पर आपने उधार लिया, कर्ज लिया है, अगर आपका बिजनेस लॉस में जाता है तो ऑनर के पर्सनल एसेट बेचकर वो वापस किया जाएगा। दिस इज कॉल्ड अनलिमिटेड लायबिलिटी। डिफिकल्ट टू रेज कैपिटल, डेफिनेटली आपने खुद से पैसा जोड़ना है, जो भी जोड़ना है और वही लगाना है, तो इसलिए आपको पैसे की शॉर्टेज होगी, आप बहुत ज़्यादा एक्सपैंड नहीं कर सकते। Then partnership has roughly the same advantages and disadvantages as a sole proprietorship, बट मैं इसमें कहता हूँ कि वहाँ जैसे हमने कहा था ना कि लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, तो यहाँ पे पार्टनरशिप में सोल प्रोप्राइटरशिप से ज़्यादा ही होंगे, स्टिल लिमिटेड होंगे। ठीक है, तो इस तरह के पॉइंट्स इसके अंदर somehow this is advantages and disadvantages are same. And then we have the corporation, unlimited life, जो कि आप शेयर्स हैं और ये चलते रहेंगे, तो मार्केट में आपका अनटिल कि आप बैंकरप्ट हो जाएं आपकी ऑर्गेनाइजेशन चलती रहेगी। किसी एक बंदे के टैक्स से, किसी एक बंदे के पर्सनल डिफॉल्ट करने से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिफॉल्ट नहीं करेगी। इजी ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, जैसे मैंने आपसे कहा कि आपके शेयर्स हैं, आप मार्केट में बेचना चाहते हैं, तो आपने जब बेच दिए तो आपसे ऑनरशिप दूसरे बंदे को चलेगी। जैसे स्टार्ट में हमने कहा था कि 1 लाख के शेयर्स परचेज किए, तो मैं कंपनी के टोटल में से 1 लाख का ऑनर हूँ, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मैं वो बेच दूँ शेयर, तो मैंने मार्केट में बेच दिया। अब जिसको बेचें, अब वो बंदा ऑनर है 1 लाख का, कंपनी की 1 लाख का वो ऑनर है। देन लिमिटेड लायबिलिटी, तो कंपनी के नाम पर जो लोन वगैरह लिए जाएंगे वो कंपनी ही पे करेगी, शेयर होल्डर्स पे नहीं करेंगे। ईज ऑफ रेजिंग कैपिटल, दिस इज इजी टू रेज कैपिटल। एक तो कंपनी के नाम पर, चूँकि कंपनी एक बड़ा बिजनेस वॉल्यूम होती है, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी और इसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है, तो ईजीली एक तो आपको लोन भी मिल जाता है, इसलिए भी आसान है कैपिटल रेज करना। और दूसरा आपके पास ऑप्शन है कि आप कॉमन मैन को, आम पब्लिक को आप शेयर इशू करें, और वो अगर आपकी कंपनी इस काबिल है तो वो शेयर परचेज करके आपके लिए कैपिटल रेजिंग का पर्पज सर्व करते हैं। देन डिसएडवांटेजेस, डबल टैक्सेशन, जो मैंने कहा था ना कि मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। देखिए, डबल टैक्सेशन ये है कि एक हमारे पास प्रिंसिपल है एंटिटी प्रिंसिपल, आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ा होगा कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और ऑनर ये दो अलग-अलग हैं। जो कंपनी है वो आर्टिफिशियल पर्सन है और जो ऑनर है वो रैशनल पर्सन है। तो कंपनी के प्रॉफिट पे दोहरा टैक्स होता है, एक दफ़ा कंपनी के प्रॉफिट पे होता है और फिर उस प्रॉफिट में से अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाए शेयर होल्डर्स को तो उस पर टैक्स होता है। तो डुअल टैक्स लगता है कंपनी के ऊपर, एक आर्टिफिशियल पर्सन के ऊपर विच इज कंपनी इटसेल्फ, एंड दूसरा रैशनल पर्सन पर जो शेयर होल्डर्स हैं। देन कॉस्ट ऑफ सेटअप एंड रिपोर्ट फाइलिंग, कंपनी को चूंकि रजिस्टर कराना पड़ता है इसलिए इसकी लीगल कॉस्ट भी होती है और कैपिटल रेजिंग कॉस्ट भी होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन इन द रेफरेंस ऑफ finance and different types of business organizations.